नहीं हुई उनके सामने तजवीज रखने की। दरअसल मनमोहन सिंह पर बीजेपी ने इतने हमले किए हैं कि वजीर आजम बनने की मामूली ख्वाहिश रखने वाले बीजेपी रहनुमा भी राज्यसभा में जाने से बच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार कांगड़ा सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, रमापति राम त्रिपाठी लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। झारखंड में यशवंत सिन्हा और करिया मुंडा भी अपनी अपनी सीटों पर खूब मेहनत कर रहे हैं। 75 साल के ऊपर के लीजान को लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ाने का संघ का मंसूबा लगता है कि फिर सर्द खाने में जाएगा। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजने का फैसला करके सभी को हैरान कर दिया है। 2 जनरल सेक्रेटरीज मधुसूदन मिस्त्री और दिग्विजय सिंह का फैसला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि दोनों ने कहा था कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। मिस्त्री ने अपने लिए गुजरात की बनासकांठा सीट तय की थी और दिग्विजय सिंह ने 3 सीटों का मुतबादिल दिया था। वो रायगढ़, इंदौर या सागर की सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन अब ये दोनों रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जैसा कि पार्टी की जानिब से कहा गया है कि लोकसभा इलेक्शन में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन कांग्रेस जराये का कहना है कि राहुल गांधी इन दोनों लीजान को पार्लियामेंट में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोकसभा में जोखिम मोल नहीं लेने का फैसला कराया। 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के तजजिये के बाद ये फैसला किया गया है। कांग्रेसी रहनुमा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी का सफाया तय मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन रियासतों में इलेक्शन जीतने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। तभी मिस्त्री और दिग्विजय सिंह दोनों को राज्यसभा में भेजने का फैसला हुआ। ताहम सवाल है कि जब ये दोनों राज्यसभा में जाएंगे तो लोकसभा कौन लड़ेगा। वैसे भी इन 4 रियासतों में कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने से बचना चाहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिग्विजय सिंह अपने भाई लक्ष्मण सिंह को रायगढ़ सीट से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं या नहीं। हाल के इंतखाबी सर्वे ने इत्तेहाद के बारे में पार्टियों की राय बदल दी है। एक साथ 3 मीडिया ग्रुपों ने 3 अलग अलग पेशावर एजेंसियों के साथ मुआहदा करके इंतखाबात से कबल सर्वे करवाया और उसके नतीजे दिखाए। तीनों सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए सबसे बड़े इत्तेहाद के तौर पर उभरते हुए दिखा है। एक राय में तीनों ने कांग्रेस के सफाए के इम्कान को जाहिर किया है। ज्यादातर इलाकाई पार्टियों की पोजीशन भी इसमें मजबूत नहीं दिखाई गई। इन सर्वे के बाद कांग्रेस, लेफ्ट और तमाम इलाकाई पार्टियों की इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के बारे में राय बदल गई है। गैर बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुखालिफ पार्टियां इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने भी पहल कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ पार्टी का इत्तेहाद लगभग तय बताया जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा इलेक्शन में आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता को हिमायत देकर कांग्रेस ने वाज़ेह इशारा कर दिया है। कांग्रेस में बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, महाराष्ट्र में एनसीपी और आंध्र प्रदेश में टीआरएस के साथ इलेक्शन लड़ेगी। केरल में 3-4 पार्टियों के साथ इत्तेहाद है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके को मनाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। असम में भी बीपीएफ या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से इत्तेहाद रहेगा। बाया महाज जमातें भी ममता बनर्जी को छोड़कर बाकी पार्टियों को एक मोर्चे में लाने की कोशिश में मसरूफ हो गई हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। गुजरात फसादात के बारे में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के तबसरे को बीजेपी ने गलत बताते हुए कहा है कि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात को काबू में करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया था। राज्यसभा में इस पर इख्तलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी को कोई सही इत्तला नहीं है, उनको तारीख का इल्म नहीं है। जेटली ने दावा किया कि 2002 के गुजरात फसादात को काबू में करने के लिए हुकूमत ने कारगर इक़दाम किए थे, जबकि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात को रोकने के लिए हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। गौरतलब है कि पीर को राहुल गांधी ने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि गुजरात फसादात के वक्त हुकूमत ने इसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया था, जबकि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के वक्त इसे रोकने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने कारगर इक़दाम किए थे। बीजेपी के एक और रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि दिल्ली के फसादात में गुजरात के मुकाबले काफी ज्यादा लोग जाबाहक हुए थे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक नए तनाज़े में उलझ गए हैं। आम आदमी पार्टी के हामी एक म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट कर दिया, जिस पर तनाज़ा छिड़ा हुआ है। डडलानी ने एक टेलीविजन चैनल पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का इंटरव्यू देखने के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि एक बेवकूफ और एक कातिल के बीच फंस गया है। माना जा रहा है कि उनका इशारा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जानिब था। केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, जिससे ऐसा लगा कि वो डडलानी के नजरियात को हिमायत कर
रहे हैं। बीजेपी ने इस पर शदीद नुक्ताचीनी की है। पार्टी तर्जुमान निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वजीर आला को ऐसी बातों से मुहतात रहने की जरूरत है। इस बीच अपनी हुकूमत के 1 माह मुकम्मल होने पर केजरीवाल ने अपने वज़रा के साथ एक मीटिंग की और 1 महीने के कामकाज का तज्जिया किया। अदालत उस्मा ने हम जिन्स परस्ती को जुर्म बनाने वाले अपने फैसले पर गौर करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एच.एल. दत्तू और जस्टिस एस.जे. मखोपाध्याय ने अपने चैम्बर में हुकूमत हिंद और एक गैर सरकारी इदारा नाज फाउंडेशन की जानिब से दायर किए गए असर गौर की अर्जी पर फिर से गौर किया और उसे मुस्तरद कर दिया। दोनों जजों ने कहा कि 2013 में दिए गए फैसले पर फिर से गौर नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट चाहे तो इस मामले में कानून बनाकर अदालत का फैसला पलट सकती है। अदालत ने गुज़िश्ता साल दिए अपने अहम फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और हिंदुस्तानी आईन की दफा 377 को जायज ठहराया था, जिसके मुताबिक हम जिन्स परस्ती को जुर्म माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर सभी को हैरान करते हुए पॉलिसी से मुतालिक शरहों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने तीसरी सहमाई के क्रेडिट तज्जिए में रेपो शरह को 4.5% बढ़ाकर 8% कर दिया है। माना जा रहा है कि महंगाई शरह को काबू में करने के लिए उन्होंने रेपो शरह में इजाफा किया। रेपो शरह उस शरह को कहते हैं जिस पर सेंट्रल बैंक दूसरे कारोबारी बैंकों को कर्ज फराहम करती है। इसमें इजाफे का मतलब यह है कि बैंकों से सारिफीन को मिलने वाले कर्ज की शरह में इजाफा हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनके वजीर कानून सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। अदालत ने बीजेपी रहनुमा विनेंद्र गुप्ता और आरती मेहरा की अर्जी पर दोनों को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में इल्जाम आयद किया गया है कि इन दोनों ही लीडरान ने अखराजात के लिए तय हद से ज्यादा खर्च किया था। इस बुनियाद पर बीजेपी लीडरान ने दोनों के इलेक्शन को खारिज किए जाने का मुतालबा किया है। बीजेपी के लीडरान ने इल्जाम आयद किया है कि अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती ने 14 लाख रुपए की अखराजात की तय हद से काफी ज्यादा खर्च किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन में दिए गए हिसाब में काफी कम खर्च दिखाया गया है। दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित को राज्यसभा में भेजे जाने के कयास को खत्म करते हुए कांग्रेस ने आज पर्चे नामजदगी भरने के आखिरी दिन मरकजी वजीर और अम्बाला से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। हरियाणा से कांग्रेस को मिलने वाली एक सीट के लिए शैलजा उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसी तरह पार्टी ने सुल्तानपुर से मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को असम से राज्यसभा में लाने का फैसला किया है। संजय सिंह को लेकर काफी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं और रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो कांग्रेस में ही रहे और उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। कांग्रेस ने झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता को हिमायत देने का फैसला किया है। कांग्रेस और जेएमएम के हिमायत से प्रेमचंद गुप्ता ने आज आखिरी दिन अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, हाँ? यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी,
चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। गुजरात में खातून की जासूसी मामले की जांच के लिए मरकजी हुकूमत ने अब जजेस का एक नया पैनल तैयार किया है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने करीब 1 महीना पहले ऐलान किया था कि एक अदालती कमीशन गुजरात में खातून की जासूसी, दिल्ली में अरुण जेटली के कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के मामले और हिमाचल में वीरभद्र सिंह के फोन टेपिंग मामले की जाँच करेगा। लेकिन 1 महीने तक कोई जज इस कमीशन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं हुआ। कायदे से ऐसे किसी कमीशन के ऐलान से पहले जज का नाम तय करके रखा जाता है, लेकिन इस बार हुकूमत फंस गई। मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने पूरे भरोसे के साथ कह दिया कि कमीशन का ऐलान किया जाएगा, जज मिल जाएंगे। लेकिन हुकूमत को जज तलाश करने में 1 महीना लग गया और तब तक लोकसभा इलेक्शन एकदम सर पर आ गया। अभी भी जांच शुरू हो तब भी इसके नतीजे इंतखाबात से पहले नहीं आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की 3 खवातीन का नाम राज्यसभा के मुमकिना उम्मीदवारों की फेरिस्त में था। इनमें से 2 तो बीजेपी की तर्जुमान हैं और एक टेलीविजन पर बोलने के लिए बाअख्तियार लीड जान के पैनल में शामिल हैं। लेकिन इन तीनों में से किसी को कामयाबी नहीं मिली। उन्हें इंतजार करना होगा या हिम्मत करके लोकसभा इलेक्शन में कूदना पड़ेगा। बीजेपी तर्जुमान निर्मला सीतारमण को पुख्ता यकीन था कि इस बार उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। वो पिछले बार भी दावेदार थी जब स्मृति ईरानी ने बाजी मार ली। उनके अलावा मीनाक्षी लेखी भी राज्यसभा की उम्मीदवार थीं और मुंबई के कद्दावर रहनुमा रहे नाना चुडासमा की बेटी साइना एनसी भी दावेदार थीं। बताया जा रहा है कि मुंबई की पूरी लॉबी साइना एनसी के लिए पैरवी कर रही थी, लेकिन तीनों खवातीन रेस से बाहर हो गयीं। वैसे कांग्रेस ने भी इस बार किसी खातून को टिकट नहीं दिया है, जबकि उसकी एक खातून रुकन जयंती नटराजन इस बार सुबुकदोश हो गई हैं। दक्षिण में कांग्रेस है, इसलिए राहुल गांधी का वहां निज करिश्मा बनना चाहिए। राहुल गांधी बनाम छत्रपों की लोकप्रियता में मुकाबला होना चाहिए। हालिया चुनाव सर्वे ऐसी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों का चुनावी सीन ज्यादा गड़बड़ है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। शुमाल मशरिक और सेंट्रल हिंदुस्तान की रियासतों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। ये मुकाबला कैसा होगा और किसको कितनी सबकत हासिल होगी, इसके आदाद शुमार गुज़िश्ता दिनों किए गए इंतखाबात से कबल सर्वे से सामने आए हैं। हिंदी बेल्ट वाली तमाम रियासतों में वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे मकबूल रहनुमा बताए गए हैं और बीजेपी व एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इनमें एक आध रियासत को छोड़ दे तो मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का बनता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तालमेल के बावजूद महाराष्ट्र में मुकाबला इन 2 चेहरों के बीच होगा और उत्तर प्रदेश व बिहार में भी कांग्रेस के कमजोर होने के बावजूद मोदी बनाम राहुल का मुकाबला होगा। ताहम हिंदी बेल्ट रियासतों से बाहर का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। वैसे भी हिंदुस्तानी सियासत की ये मानी हुई हकीकत है कि कांग्रेस जब भी हिंदी पट्टी में कमजोर हुई है तो उसे जुनूब और शुमाल मशरिक की रियासतों से राहत मिली है, लेकिन इस बार इस राहत के इम्कानात भी कम दिख रहे हैं।
अलग अलग असबाब से कांग्रेस जुनूबी हिंदुस्तान में भी कमजोर दिख रही है। एक कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी रियासत में पार्टी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। मरकज में 2 बार कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए की हुकूमत बनाने में आंध्र प्रदेश का सबसे अहम किरदार रहा है, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश की हालत बिगड़ी हुई है। जगन मोहन रेड्डी के बागी होने और तेलंगाना की वजह से बाजी कांग्रेस के हाथ से निकली है। ऐसे ही मुमकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके या अन्ना डीएमके में से कोई इलाकाई पार्टी कांग्रेस से इत्तेहाद के लिए राजी नहीं है। केरल में पहले से कांग्रेस का इत्तेहाद अपने उरूज पर है। कांग्रेस इत्तेहाद ने गुज़िश्ता इलेक्शन में रियासत की 20 में से 19 सीटें हासिल की थी, इसलिए इस बार वहाँ भी पार्टी नीचे जाते हुए दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि जुनूब की इन रियासतों में जहाँ कांग्रेस का मजबूत मैंडेट है, वहाँ भी कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का जादू चलता हुआ नहीं दिख रहा है। इन रियासतों में कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं भी बीजेपी की बुनियाद नहीं रही है और इसी वजह से कांग्रेस इल्जाम लगाती रही है कि बीजेपी कुल हिंद सतह की पार्टी नहीं है। लेकिन हाल में हुए इंतखाबी सर्वे में जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में भी मोदी की मकबूलियत दिखी है। आंध्र प्रदेश और केरल में भी मोदी की मकबूलियत के चौंकाने वाले आदाद शुमार सामने आए हैं। कायदे से जुनूब की रियासतों में राहुल गांधी की मकबूलियत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ भी वजारत उस्मा के लिए ज्यादा लोगों ने मोदी को पसंद किया। ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में कर्नाटक के अलावा शायद ही कोई रियासत होगी जहां नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला होगा। कुल हिंद सतह पर भले कांग्रेस ब्रांड राहुल का प्रोजेक्ट करे और इश्तिहारात के जरिए लहर चलवाए, लेकिन जहां कांग्रेस बराह रास्त मुकाबले में हो सकती थी वहां वो बहुत कमजोर है और जहां इलाकाई पार्टियां हैं वहां बीजेपी का मुकाबला उनके साथ ही होता हुआ दिख रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद छत्रपों वाले राज्यों के राजनीतिक मूड पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या? हाँ? अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मुझे जाना यार। अरे खेदिए ना, उधर चला जा। ओके।
इधर नहीं, शौचालय है ना साहब? ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की संख्या चौंकाने वाली है, मगर इन राज्यों में भाजपा का संगठन कहने मात्र का है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वहां जाया होगी या कोई राजनीतिक गुल खिलाएगी, यह बहुत अहम सवाल है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, पिछले दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर जो 2 सर्वेक्षण आए हैं, उसमें दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात तो कही जाती है कि वहां कुछ 10% से ऊपर उनकी फॉलोइंग हो रही है, लेकिन न भाजपा की सीट है, नहीं ये कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का वहां मुकाबला बन रहा है। तो दक्षिण का कुल मिलाकर सीन बहुत गड़बड़ नहीं है? देखिए, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल, ये लड़ाई उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिण में अभी ये बात पहुंची नहीं है और पूर्व में भी नहीं पहुंची है। उसका कारण है कि दोनों क्षेत्रों में बहुत मजबूत सशक्त क्षत्रप हैं। दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी की लहर पहुंच रही है, बेंगलोर, हैदराबाद तक पहुंची है, तमिलनाडु और केरला में भी है, लेकिन क्या वो सीटों में तब्दील हो पाएगी, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। सीटों में नहीं, लेकिन फिर भी क्या आप मानते हैं कि अगर मान लीजिए 16% या 14% नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों में है, तो क्या वो वोट कटेंगे, वो वोट जाएंगे? वो उस वोट कटने से जो गड़बड़ जाला होगा, क्योंकि जयललिता और डीएमके के बीच में वोटों का अंतर बहुत कम होता हुआ लग रहा है। अगर हम कर्नाटका को देखें तो कर्नाटका में बीजेपी की प्रेजेंस भी है, बीजेपी ने वहां सत्ता भी रखी है, और येदियुरप्पा के वापस आने के बाद और नरेंद्र मोदी का ग्राफ कर्नाटक में बढ़ने से सीटों में जो सर्वेक्षण में दिखाया गया उसमें और उलटफेर हो सकता है। अब जहां तक आंध्र की बात है, आंध्र में भी हैदराबाद में नरेंद्र मोदी की हवा पहुंच रही है, लेकिन वहां इतनी ज्यादा पार्टियां हैं और कोई अभी अलायंस नहीं बन रहा। ऐसे में अगर तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी का अलायंस होता है तो शायद वो जो मोदी के फेवर में वोट परसेंटेज है वो सीटों में कन्वर्ट होकर चंद्रबाबू नायडू को भी और बीजेपी को भी फायदा कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर अलायंस नहीं हो, चंद्रबाबू अलग, जगनमोहन अलग, कांग्रेस अलग, टीआरएस अलग लड़े और बीजेपी अलग लड़े, तो अगर 14-16% अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, तो बीजेपी एकदम सब कुछ गड़बड़ जाएगा, बहुत खिचड़ी बन सकता है। लेकिन क्या है कि जो पिछले आंकड़े हैं और ये जो परिस्थिति पिछले 3-4 साल में वहां बनी है, उसमें जगन और ये तेलंगाना राष्ट्रीय परिषद ये इस समय फ्रंट रनर दिखाई दे रहे हैं। मोदी वहां पहुंचा है लेकिन अभी पीछे है। आगे अगले 3 महीने में क्या स्थिति बनती है आंध्र में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में तो स्थिति इससे भी ज्यादा विपरीत है। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके जिसके साथ भी अलायंस करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के साथ करे या बीजेपी के साथ करे, तो तब जाकर इन दोनों नेताओं के नाम पर कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये अब संभव नहीं कि अकेले जयललिता 35 सीटें ले ले, ये नहीं होता हुआ लग रहा है। हवा अकेले न ममता की बनती हुई लगती है या न जयललिता की लगती बनती है, या केरल में यूडीएफ की भी नहीं बनती। आज की डेट में तो जयललिता की हवा है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि या तो उसका डीएमके या अन्ना डीएमके के साथ अलायंस हो, क्योंकि बिना अलायंस के कांग्रेस की वहां पर हालत और पतली हो जाएगी। इस बीच में नरेंद्र मोदी फैक्टर जो है वहां एमडीएमके, पीएमके और इस तरह से छोटी छोटी पार्टियां तो तैयार हैं, लेकिन उन सबके कारण बीजेपी वहां कुछ सीट ले पाएगी ये आज की डेट में कहना मुश्किल है। हाँ, अगर डीएमके या अन्ना डीएमके के साथ नरेंद्र मोदी का अलायंस होता है तो सीटों में बहुत परिवर्तन हो सकता है, और 99 में जैसे बीजेपी को वहां 5 सीट मिल गई थी, वैसी स्थिति तभी बनेगी जब वहां डीएमके या अन्ना डीएमके के साथ अलायंस हो। इसी तरह केरल में 10-12% भी अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बने तो वहां तो यूडीएफ, कांग्रेस वाले गठबंधन और
वामपंथी गठबंधन में 1-2%, आधा % से ऊपर नीचे होता है, तो वो भी एक बहुत ही गड़बड़ जाला वाला मामला बन रहा है। पहली बार केरला में कोई तीसरी फोर्स बनकर उभरेगा। बीजेपी वहां पर बहुत मार्जिनल रही है, इसलिए या तो यूडीएफ या एलडीएफ के बीच में सीट बढ़ जाती है। अगर नरेंद्र मोदी केरला में पहुंचते हैं और उसके कारण एक तीसरी ताकत उभरती है, और आप भी केजरीवाल की पार्टी ने भी वहां जाके दम लगाया, वहां जनसंपर्क किया बहुत भारी। केजरीवाल की पार्टी दक्षिण में इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय केरला में है। केरल में, हाँ। और अगर केरल में लेफ्ट फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट, मोदी फैक्टर और केजरीवाल होता है, हाँ। तो उन सीटों पर क्या उलटफेर हो कहना अभी मुश्किल है। 1-2% के ऊपर ही दोनों के बीच में बिल्कुल उल्टा जाता मामला। अभी तक तो ये दोनों फ्रंट आपस में सीट बांट लेते थे, कभी उनकी ज्यादा 11, उनकी 10 इस तरह से आती थी। तो केरला में भी स्थिति अभी बहुत मुश्किल में इस समय कहना है, लेकिन कुल मिलाकर दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं उनमें अभी मोदी बनाम राहुल बनता हुआ दिखाई नहीं दे। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो उत्तर भारत में जैसी लड़ाई का माहौल है, वैसा चुनावी माहौल, वैसी चुनावी लड़ाई का माहौल वहां नहीं बनता हुआ लगा। आज की डेट में उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में मोदी बनाम राहुल दिख रहा है, लेकिन ये नीचे जब तक और पूर्व में नहीं जाएगा तब तक ये लड़ाई पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, और इसके कारण एक हंग पार्लियामेंट आने के जो आसार हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आलमी मंजर के साथ मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र के माजूल सदर मुर्सी आज दोबारा अदालत में पेश, जेल तोड़ने के मुकदमे की हुई समाअत। रमादी में 20 मिलिटेंटों को मार गिराने का इराकी अफवाज ने किया दावा। अमेरिका ने इराक को फौजी इमदाद बढ़ाने का किया ऐलान। और इंडोनेशिया में जमीन खिसकने के दर्जनों वाकयात, 19 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील के साथ। मिस्र के माजूल सदर मुर्सी के खिलाफ जेल से फरारी के मुकदमे की आज समाअत हुई। मोहम्मद मुर्सी को पिंजरे में बंद करके अदालत में पेश किया गया। मुर्सी ने कहा है कि वो आज भी जमहूरिया मिस्र के जायज सदर हैं। मोहम्मद मुर्सी को फिर अदालत में पेश किया गया। 3 साल पहले जेल से फरार होने के मुकदमे की समाअत के लिए मिस्र के माजूल सदर अदालत में लाए गए। माजूल मिस्री सदर ने अदालत में फिर कहा है कि वो आज भी जमहूरिया मिस्र के कानूनी सदर हैं। उन्होंने सवाल किया कि कई हफ्तों तक उन्हें कचरे डालने की जगह पर कैसे रखा जा सकता है। मोहम्मद मुर्सी जज पर बरस पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुतिहत الجلسة। जमीन عندي، انت عارف انا فين؟ انا रईस महकमा जिनायत मस्र। मुर्सी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुलिस एकेडमी को ही अदालत में तब्दील कर दिया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे।
जुलाई की शुरुआत में मुर्सी को फौज ने इख्तिदार से बेदखल कर दिया था। इख्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद मुर्सी को दूसरी बार अदालत में पेश किया गया। मोहम्मद मुर्सी ने अदालत को बताया कि उन्हें पीर की शाम को ही अस्कंदरिया की जेल से काहिरा मुंतकिल किया गया है। अपने आप को सियासी कैदी कहलाने पर मोहम्मद मुर्सी अड़े रहे। जजों की हैसियत का एतराफ करने से मोहम्मद मुर्सी और उनके हामियों ने इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद मुर्सी के हमरा उनके दिगर 21 इस्लाम पसंद हामियों को भी अदालत में पेश किया गया। तमाम अफराद को अलग अलग साउंड प्रूफ पिंजरों में बंद रखा गया था। मोहम्मद मुर्सी ने मोहम्मद सलीम नामी एक इस्लाम पसंद वकील को वकील दिफा मुकर्रर किया है। मोहम्मद सलीम